ये जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, ये दो ग्रुपों में बटे हुए हैं। एक ग्रुप है जो देसी मुसलमान है, तो एक हिंदुस्तान में मुसलमानों का वर्ग वो है जिसको मैं एटीएम कहता हूँ। ए जाने अरब, टी जाने तुर्क, अच्छा, एम जाने मुगल मंगोल। जो सैयद लिखता है अपने आप को, ठीक है, वो अरब मूल का व्यक्ति है, अच्छा, क्योंकि हजरत मोहम्मद के जो दामाद से वो सैयद के थे। तो सैयद कुल के जब अरबों की गवर्नमेंट बनी होगी ईरान में, इधर उधर सब जगह, तो भाग भाग कर जाते ही हैं लोग। तो इंडिया में भी आए, सबसे पहले कश्मीर में आए, फिर इंडिया में भी आए। तो सैयद अरब मूल का व्यक्ति है। अशरफ जो हैं 5%, यदि मुसलमानों की संख्या 100 है तो उसमें 5 एटीएम के हैं, 95 डीएम हैं, देसी मुसलमान हैं। ठीक है, लेकिन इन 5% के हाथों में 95% का कंट्रोल है। नेतृत्व तो एटीएम के पास है। समझ गया। उसका कारण है, मोटे तौर पर नेतृत्व के प्रश्न मस्जिदों में तय होते हैं। मस्जिदों के जितने मौला मौलवी हैं वो सब सैयद हैं। इनका पहला पड़ाव था कि हिंदुस्तान के लोगों को कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, वो उन्होंने कर लिया। अब इनकी टेंशन ये है कि ये कम वक्त कन्वर्ट तो हो गए लेकिन रूट्स को नहीं छोड़ रहे। अभी भी कई बार काली माता के थान पर मत्था टेकने चले जाते हैं। दिवाली आती है तो चोरी छिपकर दिया भी जला लेते हैं। हाँ हाँ जब पाकिस्तान बना था जी, तो जिन्ना को इन्होंने आगे कर दिया। जिन्ना तो छोड़ छाड़ कर हिंदुस्तान छोड़कर लंदन में वकालत करते थे। उन्होंने कहा मैं इन पचड़ों में पड़ता ही नहीं, क्योंकि ये जो लड़ाई है पॉलिटिक्स की, आपस में झगड़े थे कि मैं जब छोड़ कर जा रहा हूँ। और जिन्ना तो भाई आप जानते, जिन्ना तो कट्टर मुसलमान था ही नहीं। सर आपकी एक किताब आने वाली है एटीएम, उसका मतलब क्या है वो तो समझाइए ज़रा। देखिए, ये अभी किताब शायद दिल्ली में आ ही गई हो, 2-4 दिन में मेरे पास पहुंच जाएगी। जी, एटीएम बनाम डीएम का संघर्ष। अच्छा, एक्चुअली आप हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज को यदि समझने का प्रयास करेंगे, अभी तक मुस्लिम समाज को जितना समझने का प्रयास किया जाता है, वो जैसे मैं कई बार कहा करता हूँ ना जी, कि ऊपर चादर पड़ी हुई है और लोग चादर को देखकर विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं, अंदाज़ा। हाँ, नीचे मुसलमान है जी, इतने मुसलमान है जी, 90% मुसलमान है जी, 25,000 मुसलमान इस चादर के नीचे हैं जी, सब इकट्ठे खा रहे हैं, सब इकट्ठे पी रहे हैं, देखो 25,000 की पावर है, या जितनी भी होगी, मैं जस्ट इमेजिनेशन से कह रहा हूँ, 25 लाख होंगे, 25,000 होंगे, डजंट मैटर, कि सब मुसलमान हैं। तो मैंने कहा भाई थोड़ा चादर उठाकर तो देखो। चादर के बाहर खड़े होकर, सड़क पर खड़े होकर चादर देखकर ही सारे थीसिस लिख रहे हो, सारे विश्लेषण कर रहे हो, हाँ। और बड़े बड़े निष्कर्ष निकाल रहे हो, और ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने गहराई से निष्कर्ष निकाले हैं, एम्पीरिकल स्टडी कर रहे हो, फील्ड स्टडी कर रहे हो, और सब चादर के ऊपर ही कर रहे हो। चादर से नीचे जाकर देखो। ये जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, ये दो ग्रुपों में बटे हुए हैं। एक ग्रुप है जो देसी मुसलमान है। ठीक है, देसी मुसलमान है, समझने के लिए मान लो मैं भाई हिंदू हूँ, मेरा भाई भी हिंदू है, नेचुरली मैं हिंदू तो भाई भी हिंदू होगा। मैं मुसलमान बन गया हूँ, भाई नहीं मुसलमान बना, अच्छा, ये देसी तो मुसलमान। मेरी स्थिति, मैं देसी मुसलमान हूँ भाई, मेरा फादर तो वही है, हाँ, दादा भी वही है। तो जो हिंदुस्तान के लोग हैं जो मुसलमान बन गए, तो वो देसी मुसलमान हैं। उन्होंने केवल, अब जब हम देसी मुसलमान कहते हैं तो उसका बेसिकली अर्थ क्या है? लोग कई बार पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये मुसलमान जब आदमी बनता है तो इसका अर्थ क्या है? मैंने कहा आप बताओ क्या अर्थ है? कहते ईश्वर को तो वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, तो फिर बदला क्या? मतलब दोनों ईश्वर को मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, हिंदू भी मानता है, तो चेंज क्या हुआ? इतना ही है, वो उसको अल्लाह कहता है, वो हम उसको ईश्वर कह देते हैं, परमात्मा कह देते हैं। तो हम ईश्वर की पूजा इस ढंग से कर लेते हैं, वो दूसरे ढंग से करता है, तो बदला क्या? ईश्वर को दोनों में कोई ये कंपल्सरी तो नहीं कि सब एक ही ढंग से पूजा करें, तो इसलिए उसमें चेंज क्या हुआ? वो तो देसी मुसलमान है, फिर पूजा करे ना करे, नमाज पढ़े, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए देसी मुसलमान जो है वो इस देश के रूट्स से जुड़ा हुआ है भाई। उसकी हिस्ट्री, उसके दादा, उसके परदादा, उसके नगरदादा सब यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के कब्रिस्तानों में उनके लाशें गड़ी हुई हैं, और दादा परदादा के पहले यहीं के शमशान घाटों में उनके बुजुर्गों का दाह संस्कार हुआ है, और उनकी हड्डियां हरिद्वार में गई हैं। जहाँ हरिद्वार में नहीं होंगे तो आसपास की नदी में गई हैं। मेरा मतलब दे हैव टोटली रूट्स इन इंडिया। ठीक है, एक मुसलमान ऐसे हैं जिनके इस देश में रूट्स नहीं हैं,
ठीक है। वो मुसलमान कौन है? जैसे उदाहरण के लिए जब अरबों ने जहाँ हमले किए तो हमले करने बाद सेना थोड़ी बहुत आई होगी भाई, जीत जात लिए तो गवर्नमेंट बन गई, तो दरबारों में कुछ आ गए होंगे वहाँ से लोग, जहाँ के रहने बड़े थे वहाँ से लोग बुला लिए होंगे, भाई बड़ी बड़ी नौकरियाँ हैं आप आओ। फिर तुर्कों के हमले शुरू हो गए, फिर तुर्कों के साथ लोग आए, फिर मुगलों के शुरू हो गए, तो चलिए अब अरब तुर्क मुगल सब भुगत लिए। लेकिन कुछ लोग तो जहाँ उनके रह गए ना जी, बिल्कुल, कुछ नवाब रह गए, कुछ छोटे भी रह गए, कुछ बड़े रह गए। तो एक हिंदुस्तान में मुसलमानों का वर्ग वो है जिसको मैं ATM कहता हूँ। A जाने अरब, T जाने तुर्क, अच्छा M जाने मुगल मंगोल। अच्छा, तो ये लोग, अब जैसे उदाहरण के लिए तो पता कैसे चलता है भाई साहब कि ये ATM का आदमी है? हाँ देखिए आम आदमी हमें तो क्या पता चलेगा भाई, लेकिन जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको आप कहिए, वो 1 मिनट में आपको बता देंगे कि ये कौन है, हम कौन हैं। अच्छा, जो सैयद लिखता है अपने आप को, ठीक है। वो अरब मूल का व्यक्ति है, अच्छा, क्योंकि हज़रत मोहम्मद के जो दामाद से वो सैयद के थे। तो सैयद कुल के जब अरबों की गवर्नमेंट बनी होगी ईरान में, इधर उधर सब जगह, तो भाग भाग कर जाते ही हैं लोग। तो इंडिया में भी आए, सबसे पहले कश्मीर में आए, फिर इंडिया में भी आए। तो सैयद अरब मूल का व्यक्ति है। और तुर्क भी पकड़ में आ जाता है। आप कश्मीर में चले जाइए, कश्मीर में तो सब आपको बता देंगे। वैसे ये छिपाते भी नहीं, बहुत ज़्यादा लिखते ही हैं, मैं जिलानी हूँ, मैं बुखारी हूँ, मैं अंद्राबी हूँ, मैं करमानी हूँ, मैं हमदानी हूँ। तो जहाँ से आया वहाँ के शहर का नाम लिखता ही है, मैं बुखारी हूँ, मैं हमदानी हूँ, मैं फलाना हूँ। तो इसलिए मेरा ये कहना, ये 5% लोग जो हैं ये ATM हैं, ये अपने आप को अशरफ कहते हैं। ठीक है। अरबी फारसी में अशरफ का मतलब होता है जो बहुत ऊंचा आदमी है। और ये जो देसी मुसलमान हैं, अब देसी मुसलमान इनकी लिहाज में अलजाफ कहलाते हैं। अरबी का ही शब्द है। अच्छा। अलजाफ, अरजाल, पसमानदा, पत्नी, ऐसे 50 शब्द रखे हुए हैं। ये देसी मुसलमानों के लिए ये शब्द प्रयोग करते हैं कि ये घटिया हैं, छोटे हैं। ATM का देसी मुसलमानों से कोई लेन देन व्यवहार नहीं है, ना विवाह शादियाँ होती हैं, ना सोशल गैदरिंग होती है, एक दूसरे के घरों में आना जाना नहीं है। यानी अशरफ ATM वाले DM को बिल्कुल 2वीं दर्जे का नागरिक मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ केशवी क्या है कि अशरफ जो हैं 5%, यदि मुसलमानों की संख्या 100 है तो उसमें 5 ATM के हैं, 95 DM हैं, देसी मुसलमान हैं। ठीक है। लेकिन इन 5% के हाथों में 95% का कंट्रोल है। नेतृत्व तो ATM के पास है। समझ गया। उसका कारण है, मोटे तौर पर नेतृत्व के प्रश्न मस्जिदों में तय होते हैं। मस्जिदों के जितने मौला मौलवी हैं वो सब सैयद हैं। अच्छा। ये आपकी दिल्ली की वो है मस्जिद, जामा मस्जिद, उसका जो हेड है वो बुखारी रहेगा। बुखारी जाने बुखारा से आया हुआ। ठीक है। भाई मैं कई बार पूछता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग भी 600 साल 700 साल तो हो गए मुसलमान बने हुए, अब किसी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं आई कि शाम जामा मस्जिद का हेड बन जाए। हाँ। इमाम बन सकता भाई। बिल्कुल। कोई ये पता तो नहीं लिखा कर आया हो कि जो बुखारी आया है बुखारा से, बुखारा का बेटा ही बनेगा। तो ये बेचारे जो इतने भले मानस दिल्ली में घूम रहे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े फाजिल आलम हो गए हैं, कुरान शरीफ को रट्टा लगा लिया है और नमाज पढ़ते हैं, पूरा जो भी मतलब मजहब में चाहिए वो सब है, तो वो इमाम क्यों नहीं बन सकता भाई? कश्मीर में 2 मस्जिदें हैं, एक तो खानगाह मौला है, एक जामिया मस्जिद है। दोनों के जो मीर बाइज हैं, मीर बाइज के बाइज कहते हैं एक्चुअली जो मस्जिद में पूजा पाठ करवाते हैं, मीर जाने बड़ी मस्जिद में, दोनों के मीर बाइज जो हैं वो सैयद हैं। अच्छा। तो भाई वो कश्मीरी क्यों नहीं बन सकता? देखिए कश्मीरियों के बारे में तो एक बात खूब ही है ना कि बहुत दिमाग बड़े होते हैं। कश्मीर चाहे वो कोई मुसलमान बन जाए, हिंदू बन जाए, उसे कोई कश्मीरी जो कश्मीरी है, कश्मीर को प्रैक्टिकली इंटेलेक्चुअल हब माना जाता है हिंदुस्तान का। तो उन कश्मीरियों को भी 500 साल हो गए मुसलमान बने हुए, तो कोई एक मुसलमान भी कश्मीरी ऐसा नहीं आया जो अपने जामिया मस्जिद का मीर बाइज बन जाए, खानगाह मौला का मीर बाइज बन जाए। प्रैक्टिकली ATM वाले ये कम वक्त क्या करते हैं, अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में भेजते हैं और हमारे बच्चों के लिए जो हम देसी मुसलमान हैं हमारे लिए मदरसे खोल देते हैं। तो हमारे बच्चे वहाँ अरबी भाषा रट्टा लगाते लगाते, ना हमें अरबी भाषा आती है ना हमारा उससे कुछ लेना देना है, हमारे बच्चे छोटी उम्र में अरबी भाषा को रट्टा लगाते लगाते मुंडियाँ हिलाते रहते मदरसे में बैठकर, और इनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़कर IAS बन जाते हैं और ये गवर्नमेंट चलाते हैं, या MP बन जाते हैं, या MLA बन जाते हैं, या IAS बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं। ये 5% हैं और इनकी हालत ये, हम 95% हैं, हमारी हालत ये है। तो भाई
अब देखने वाला ऊपर से चादर देख कर कहता सब मुसलमान हैं। तो मैंने कहा भाई सब मुसलमान नहीं है, 95% तो देसी हैं। अब इनकी समस्या एटीएम की समस्या और ख़तरनाक है। इनका पहला पड़ाव था कि हिंदुस्तान के लोगों को कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, वो उन्होंने कर लिया। अब इनकी टेंशन ये है कि ये कम वक्त कन्वर्ट तो हो गए लेकिन रूट्स को नहीं छोड़ रहे। अभी भी कई बार काली माता के थान पर मत्था टेकने चले जाते हैं, दिवाली आती है तो चोरी छिपकर दिया भी जला लेते हैं। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। हाँ ऐसा भाई देखा है। अगर लक्ष्मी का मामला है, चाहे मुसलमान भी बन जाए, लक्ष्मी को कैसे छोड़ सकता है। दाएं बाएं से कहीं मत्था भी टेक देते हैं। अब दूसरा जो होता है ना, पहला स्टेप था कि कन्वर्ट करना, दूसरा स्टेप है कि रूट्स से तोड़ना। अब ये इनको समझा रहे हैं कि अपने इन सारी चीज़ों को छोड़ो, ठीक है। अब बिल्कुल अर्बनाइजेशन करना चाहते हैं कि हमारी रिचुअल्स को, सैयदी कल रिचुअल जो हैं, जो सैयदों ने मुसलमानों को फंसाने के लिए, उनको मतलब डराने के लिए, अपने जाल में फांसने के लिए जो रिचुअल्स खड़ी की हुई हैं, दोजर कार्ड सैयदी कल रिचुअल्स, कि कोई ये सब मुल्ला मौलवी पीरजादा अशरफ सब सैयद हैं ज़्यादातर। तो ये सारे इन लोगों को अब रूट से काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है। और मैं समझता हूँ अब हिंदुस्तान के मुसलमानों में, देसी मुसलमानों में चेतना आ रही भाई। अब वो चिल्ला रहे हैं। एक मुझे मिले थे मित्र, उन्होंने काफ़ी सर्वे किया हुआ। वो कहते डॉक्टर साहब हैरानी की बात है, मैंने 120 या पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटियों का सर्वे किया, वहाँ जो मुसलमान प्रोफेसर हैं उनकी लिस्ट तैयार की है, तो उसमें से देसी मुसलमानों में से केवल 12-13 मुसलमान हैं, बाकी सब एटीएम के हैं। भाई जनसंख्या आपकी 5%। अभी बिहार गवर्नमेंट ने वो किया ना कास्ट सर्वे, जिसको लेकर इतना हल्ला गुल्ला होता है। अब मुझे कोई मित्र बता रहे थे कि उसमें मुसलमानों को भी आखिर पता है 17% मुसलमान है। उन्होंने कहा ये 17% मुसलमान है बिहार में, और उसमें जो एटीएम के कितने हैं, 0.2। अच्छा, मतलब संख्या है 0.2, और कब्जा सभी पोस्टों पर है। एमपी भी इनका बनेगा, एमएलए भी इनका बनेगा, बेटा इनका प्रोफेसर बनेगा, बेटा इनका आईएएस बनेगा, और हमारा बेटा मुंडियाँ हिलाते हुए ना जी वो अरबी के रट्टा लगाते रहेगा, जो ना पल्ले पड़ता है क्या है क्या नहीं है। तो ये जो गड़बड़ है हिंदुस्तान में, मैं इसलिए कहता हूँ कि देसी मुसलमान का शोषण अशरफ समाज कर रहा है, एटीएम कर रहा है। इससे एटीएम को, देसी मुसलमान को मुक्ति दिलाने की जरूरत है। और इन कम वक्तों ने ये हवा चलाई हुई कि पता नहीं हिंदू आपका शोषण कर रहे हैं। भाई हिंदू तो तुम्हारे जैसे को अभी मोहन भागवत जी का डीएनए एक है। भाई हिंदू का, मैं बाजवा हूँ, मैं मुसलमान नहीं बना, और एक पाकिस्तान बड़ा बाजवा है आर्मी चीफ, वो मुसलमान बन गया, तो मैंने दूसरे का शोषण क्या करना। जो देसी मुसलमान है उसका शोषण तो एटीएम कर रहा है। और एक बात और ये लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, ये भले मानस जानते हैं कि हमारी जनसंख्या 5%। अब आ गई डेमोक्रेसी, हमें कोई नहीं पूछेगा। डेमोक्रेसी में मतलब 5%, यदि आप ठीक योग्य हो फिर तो ठीक है, लेकिन संख्या के बल पर तो 0 है ना। अभी राहुल गांधी कह रहे हैं ना जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भाई ये संख्या तो इनकी 5% है, हिस्सेदारी आपने 70 साल से इनको सब 90% दी हुई है। तो संख्या के बल से यदि हिस्सेदारी देनी तो इनको हिस्सेदारी 5% मिलनी चाहिए थी। अब जाकर आपको टेंशन हुई, अब कह रहे हो जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी इसको, जो नारा लगा रहे हैं वो भी ज़्यादा एटीएम के लोग हैं। अब देखिए ये देसी मुसलमान को आगे करते हैं, और देसी मुसलमान को लगता है हमें लीडर बनाया हुआ है, उनको आगे करके ये पीछे से नियंत्रण करते हैं। जब पाकिस्तान बना था जी, तो जिन्ना को इन्होंने आगे कर दिया। जिन्ना तो छोड़ छाड़ कर हिंदुस्तान छोड़कर लंदन में वकालत करते थे। उन्होंने कहा मैं इन पचड़ों में पढ़ता ही नहीं, क्योंकि ये जो लड़ाई है पॉलिटिक्स की, आपस में झगड़े थे कि मैं जब छोड़ कर जा रहा हूँ। और जिन्ना तो भाई आप जानते, जिन्ना तो कट्टर मुसलमान था ही नहीं। तो छागला ने एक जिक्र किया हो, एक मुझे अब किताब का नाम भूल गया, रोज़ दिन दिसंबर, शायद छागला की जीवनी है। उसमें उसने बड़े मज़ेदार किस्सा लिखा हुआ है कि मुंबई में इलेक्शन थे, तो म्यूनसिपालिटी के होंगे, जिन्ना ने भी मुस्लिम लीग घड़ी की हुई थी। तो किसी का फ़ोन आया मौलवी का या किसी का कि मेरा बेटा टिकट मांगना चाहता है, कुछ ऐसा। तो उसने कहा होटल में मैं हूँ, सुबह नाश्ते पर आ जाना। तो छागला जब वो नाश्ते पर आया तो हम नाश्ता कर रहे थे, जिन्ना कर रहा था नाश्ता। छागला वकील थे, जिन्ना की चैम्बर में वकालत करते थे। तो उसने, जिन्ना ने वैसे मौलवी से सहज पूछ के नाश्ता करोगे, और उसने भी कह दिया करूँगा।
तो अब जिन्ना तो सूर के मांस का वो खा रहे थे, वो जो क्या उसको स्लाइस से जो बने होते हैं, तो जिन्ना ने उसके आगे भी कर दिया। तो छागला कहते मैं घबरा गया कि ये तो गड़बड़ हो गई। कहते मैंने इशारों से जिन्ना को कुछ समझाने की रोकने की कोशिश, खैर जिन्ना ने ध्यान नहीं दिया और नाश्ता नुश्ता करके चले गए। कहते बाद में मैं पूछा जिन्ना को कि सर आपने तो जो बड़ी गड़बड़ कर दी, इसका तो बेचारे का मजहब आपने। वो कहता देखो मिस्टर छागला, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं उसके मजहब की रक्षा करता, या अपनी रेपुटेशन की रक्षा करता। मैं लीडर हूँ, यदि मैं उस नाश्ते को ना पूछता तो वो कहता भाई अच्छा लीडर है, कार्यकर्ता गया और नाश्ता कर रहा था, मुझे पूछा तक ने, तो फिर वो बाहर जाकर हल्ला मचाता और मेरी रेपुटेशन खराब होती। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या अपनी रेपुटेशन बचाऊं या उसका मजहब बताऊं। तो मैंने कहता अपनी रेपुटेशन बचा ली। सही है। तो जिन्ना का देखिए, जिन्ना उस प्रकार के व्यक्ति नहीं था, लेकिन जब अंग्रेजों को लगा कि पाकिस्तान बनाना जरूरी है, लीडर कोई देसी चाहिए, तो उन्होंने तो फिर उसको मुस्लिम लीग के नाम से आगे कर दिया। और जब उसकी उपयोगिता ख़त्म हो गई तो पाकिस्तान बना। और आपके ध्यान में जिन्ना का जो हशर वहाँ हुआ, जिन्ना ने जो पहला भाषण दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कि अब हमारा देश सेकुलर है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुसलमान है, स्टेट है नथिंग टू डू विद दैट, कोई अपने गुरुद्वारे में जाए, मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, हमें कुछ लेना देना नहीं है। और लियाकत अली खान ने उस भाषण को रेडियो पर आने नहीं दिया था। अच्छा जी। मतलब वो सदर था, अपने आप को कहता था जिन्ना गवर्नर जनरल, पता नहीं क्या क्या कहता था, लेकिन उसने भाषण नहीं आने दिया कि भाई अब तुम्हारी यूटिलिटी खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। जैसे नेहरू के लिए गांधी की यूटिलिटी खत्म हो गई, ऐसे ही तो एटीएम के लिए जिन्ना की यूटिलिटी खत्म हो गई, जितना उसका प्रयोग करना था कर लिया। तो एटीएम वाला जो मामला है ना, हिंदुस्तान में बीमारी की जड़ जो है, सारा जो झगड़ा होता है वो मुसलमानों को एटीएम मिसगाइड करता है और उनका शोषण करता है। ठीक है। तो जब तक एटीएम के शिकंजे से डीएम नहीं छूटता तब तक समस्या हल नहीं होगी। ठीक है सर, थैंक यू।